गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है जीके मिलेनियर्स में। आइए तो आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं झारखंड के अगले टॉपिक को, जो कि उसी के क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं। और आज हम शुरुआत करने वाले हैं झारखंड के इतिहास और पृष्ठभूमि की। झारखंड की पृष्ठभूमि कैसे रही है, आज हम कोशिश करेंगे कि आपको थोड़े समय में झारखंड की पूरी पृष्ठभूमि को समझाया जाए और कैसे उसको पूरा तैयार किया जाए। हम कोशिश करेंगे कि आपको कम समय में आज पूरे झारखंड का इतिहास हम एक समेटने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले झारखंड के। तो बता दें कि झारखंड जैसे जानते हैं कि आदिवासी खनिज संपदाओं से भरा इस राज्य आदिवासी बहुल राज्य है, जहां पे आदिवासियों की गृहभूमि भी कहा जाता है, यानी होमलैंड भी कहा जाता है। और जैसे हम जानते हैं कि यहाँ पे कई आबादी जो है उनका ज्यादातर आबादी देखने को मिलता है जनजातियों का, इसलिए शुरू से ही उनका यह प्रिय क्षेत्र रहा है झारखंड। बात करें झारखंड के एक परिचय और पृष्ठभूमि की, तो सबसे पहले झारखंड का शब्द जब भी आता है तो हमारे दिमाग में दो चीज आता है, एक है छोटा नागपुर और दूसरा है संथाल परगना। तो संथाल परगना और छोटा नागपुर दोनों कहीं ना कहीं हम जानते हैं कि झारखंड जो है वो संथाल परगना और छोटा नागपुर ये दोनों का सम्मिलित रूप है। यानी कह सकते हैं कि ये इसका संधि विच्छेद के तौर पर अगर देखें तो हम देख सकते हैं कि छोटा नागपुर प्लस संथाल परगना, क्योंकि जब छोटा नागपुर कहीं ना कहीं ये लगभग झारखंड का 60 to 70% कवर करता है, वहीं फिर जो बचता है संथाल परगना और कुछ छोटे मोटे क्षेत्र शामिल इसमें होते हैं। लेकिन मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो झारखंड का दो क्षेत्र है, छोटा नागपुर और संथाल परगना, जो कि ये क्षेत्र ये पूरे झारखंड को लगभग कवर करने के लिए क्षमता रखता है। बात करते हैं इसके प्राचीन काल की। तो प्राचीन काल में अगर देखा जाए तो कई सारे शासक आए और कई सारे अलग अलग क्षेत्र में अपना अपना शासन था। लेकिन अगर झारखंड की बात की जाए तो झारखंड में प्राचीन काल में अगर कहीं गुप्त और गौड़ शासक शशांक ये दोनों अगर छोड़ दिया जाए, बाकी कोई भी ऐसे शासक नहीं थे जो कि झारखंड में लंबे समय तक अपना शासन कर पाए। तो ये दो शासक ऐसे थे जो कि झारखंड में शासन किए। बाकी अगर गुप्त शासक कुछ गुप्त शासक और गौड़ शासक शशांक के बारे में अगर छोड़ दिया जाए, ये दोनों को अगर छोड़ दे तो बाकी कोई भी ऐसे शासक नहीं थे जो कि प्राचीन काल में बहुत लंबे समय तक शासन किए। गौड़ ये सब शासक के बाद आता है आपका प्राचीन के मध्यकाल, यानी प्राचीन के बाद आता है मध्यकाल, झारखंड का मध्यकाल। यहाँ पे क्या होता है कि झारखंड के कई क्षेत्रीय राजवंश अपने अपने अलग अलग क्षेत्रों में अपना अधिकार करता है। उसमें क्षेत्रीय राजवंशों में अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से जो है आपका छोटा नागपुर का नागवंश, पलामू का रक्सेल वंश था, सिंहभूम का सिंह वंश, ये सभी कुछ जो थे वो महत्वपूर्ण वंश थे। उसके बाद का जो क्रम आता है वो आपका खरगडिहा राजवंश हो, चाहे वो मानभूम का मान वंश हो, या फिर कह सकते हैं कि रामगढ़ राज्य हो, पंचेत जो कि गोमुखी राजा कहलाते थे, पंचेत के गोमुखी राजा हो, या तो फिर जो कि हम जानते हैं कि पलामू के रक्सेल को अपदस्थ करके और चेरो ने उस पर शासन किया, तो उसके बाद चेरो शासन काल भी आता है। तो कई सारे क्षेत्रीय राजवंश थे जो कि झारखंड में एक एक करके अपने अलग अलग क्षेत्रों में शासन किया। अगर प्राचीन काल और मध्यकाल की बात करें तो वो आता है आपका सल्तनत काल। अगर सल्तनत काल का टाइम पीरियड अगर देखा जाए तो लगभग 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक। बता दें कि लगभग 320 वर्षों में सल्तनत काल के अगर 320 वर्षों में अगर देखा जाए तो लगभग झारखंड को कभी भी पूरी तरह से अपने क्षेत्र में आक्रांत नहीं कर पाया, यानी अपने अधिकार में नहीं कर पाया। इसमें से कुछ ऐसे शासक थे जो कि झारखंड पे अधिकार किया, या तो फिर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उसमें आक्रमण किया और कुछ क्षेत्र का अधिकार करने का प्रयास किया। उसमें से कुछ महत्वपूर्ण शासक थे, जैसे वीरभूम के राजा सिंहभूम पर आक्रमण किया था। वीरभूम के राजा जो थे उसके द्वारा सिंहभूम पर आक्रमण किया गया था। उसके बाद फिर था मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के एक सेनापति थे मलिक बया या तो मलिक बया जो भी है। तो मोहम्मद बिन तुगलक के एक सेनापति थे मलिक बया, इसके द्वारा हजारीबाग क्षेत्र पर आक्रमण भी किया। और यही मलिक बया जो थे वो हजारीबाग के चाय किला जो कि हजारीबाग में स्थित था, उसको जीतकर फतेह खान दौला को
के सामने पेश किया था। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के सेनापति थे। तो अगर पूछा जाए कि मलिक बया किसके सेनापति थे, तो वो सेनापति थे मोहम्मद बिन तुगलक के। उसके बाद उड़ीसा के एक शासक थे कपिलेंद्र गजपति, इन्होंने संथाल परगना पर आक्रमण किया था। तो यहां से भी आप याद रख सकते हैं कि उड़ीसा के शासक कपिलेंद्र गजपति ने संथाल परगना पर, तो सल्तनत काल में मुख्य रूप से ये दो तीन घटनाएं देखने को मिलती है। उसके बाद उतने ज्यादा कह सकते हैं कि सल्तनत काल के जितने भी शासक थे वो पूरी तरह से झारखंड पे कभी भी अधिकार नहीं कर पाए। अब यहां से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रख सकते हैं, जैसे मलिक बया ने झारखंड के चाय किला यानी चाय किला को जीतकर और फतेह का दौला के सामने प्रस्तुत किया था। फिर एक 13वीं सदी में एक उड़ीसा के शासक थे राजा जयसिंह देव या तो फिर राजा जयसिंह द्वितीय। ये अपने मतलब ये झारखंड का एक बार अपने आप को 13वीं सदी में झारखंड का शासक भी घोषित किया था। तो बहुत बार पूछा जाता है कि राजा जयसिंह देव या तो फिर राजा जयसिंह द्वितीय द्वारा किस काल में झारखंड को अपने मतलब माना कि झारखंड का हम शासक है और अपने आप को वो झारखंड का शासक घोषित किया था। तो वो 13वीं सदी में उड़ीसा के शासक थे राजा जयसिंह देव या तो फिर जयसिंह द्वितीय, जिन्होंने 13वीं सदी में ये शासक घोषित किया था खुद को। उसके बाद फिर आता है एक खान देश। यहाँ से अक्सर सवाल पूछा जाता है कि खान देश के शासक थे आदिल शाह द्वितीय या तो फिर इसी को आदिल खान द्वितीय भी बहुत जगह आपको लिखा मिलेगा। तो आदिल शाह द्वितीय या तो फिर आदिल खान द्वितीय, इन्होंने अपने कुछ सेनाओं को, और ये कह सकते हैं कि ये अपने आप में एक, जब इनका क्षेत्र जो था वो काफी असमृद्ध था और ये काफी प्रतापी राजा भी थे। तो इन्होंने क्या किया, अपने कुछ सेनाओं को झारखंड में भेजा और खुद को उन्होंने झारखंडी सुल्तान की उपाधि धारण की थी। तो यहां से काफी बार पूछा जाता है कि इनमें से किस शासक ने खुद को झारखंड का सुल्तान या तो झारखंडी सुल्तान, या तो इसका अर्थ होता है वन का राजा। इसका अगर पूछा जाए कि झारखंडी सुल्तान या यानी इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है वन का राजा, जो कि अपने आप को घोषित किया था। अगर ये सभी कुछ महत्वपूर्ण बातों को अगर देखा जाए, उसके बाद फिर आता है झारखंड में वो आता है मुगल काल। उसके बाद जो आता है वो मुगल काल। मुगल काल का समय काल अगर देखा जाए तो 1526 से लेकर 1707 तक रहता है। 1526 ईस्वी से लेकर 1707 ईस्वी तक। 1526 से 1707 ईस्वी के इस काल में पहले तो दो मुगल शासक, बात करें बाबर और हुमायूं, तो उस समय पे झारखंड पे कोई विशेष प्रभाव तो नहीं पड़ा, लेकिन हुमायूं के काल पे ही सूर्य के शासक थे शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने ही सबसे पहले प्रयास किया झारखंड के रास्ते से, यानी जब भी वो या तो बंगाल में आक्रमण करने जाते थे या तो फिर कोई और माध्यम से किसी तरह से वो झारखंड से गुजरते थे, तो कहीं ना कहीं सबसे पहले शेरशाह सूरी को ही इस मार्ग के बारे में पता चला और उसके बाद वो बराबर आना जाना वो वही रास्ते से करने लगे। तो इस तरह से क्या कि शेरशाह सूरी ने सबसे पहले, अगर बोला जाए कि झारखंड का रास्ता अगर कहीं सबसे पहले किसी शासक ने दिखाया तो वो था शेरशाह सूरी ने ही, और उसी ने सबसे पहले पता किया कि हाँ यहाँ भी एक क्षेत्र है। तो शेरशाह सूरी के समय से ही शुरुआत तो हो गया था, लेकिन वास्तविक जो कह सकते हैं कि संपर्क जो हुआ झारखंड के साथ वो हुआ अकबर के शासनकाल के 30वें वर्ष में। जब अकबर अपने शासनकाल के 30वें वर्ष में जो था वो वास्तविक कह सकते हैं कि वास्तविक संपर्क हो पाया झारखंड और मुगलों के बीच। तो अगर पूछा जाए कि वास्तविक संपर्क झारखंड और मुगलों के बीच कब हुआ, तो वो अकबर के काल में हुआ था, अकबर के 30वें शासनकाल में, यानी 30वें वर्ष के शासनकाल में झारखंड और ये दोनों के बीच में संपर्क स्थापित हुआ। फिर मुगल, उसके बाद कई सारे शासक आए, लेकिन फिर कह सकते हैं कि अकबर आए, जहांगीर आए, शाहजहां आए, जो भी शासक, औरंगजेब थे। तो इसके शासनकाल में हम जब आगे विस्तृत अध्ययन करेंगे तो उसमें हम जानेंगे एक एक करके सारे टाइम पीरियड को कि बाबर के काल में क्या हुआ, हुमायूं के काल में कैसा था झारखंड। फिर हम बात करेंगे और भी जितने भी शासक थे वो सभी शासक के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके बाद मुगल काल के बाद आता है झारखंड में मराठा आक्रमण, जिनका समय काल रहता है 1741 से लेकर 1803 ईस्वी। 1741 से 1803 ईस्वी में कई मराठा शासक आए या तो फिर आक्रमण भी किया, और आक्रमण करने के क्रम में फिर क्या होता है कि यहां से कई सारे मतलब कह सकते हैं कि शासक आए। कुछ शासक अगर गलत तरीके से आए तो उसके बारे में
मराठा जो शासक होते थे उनको भी इसके बारे में नोटिफिकेशन दिया जाता था कि आपके शासक जो है वो गलत तरीके से इस क्षेत्र में अधिकार करना चाह रहे हैं या तो गलत तरीके से व्यवहार कर रहे हैं। तो वो सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। मराठा आक्रमण। अब मराठा आक्रमण फैला तो था, लेकिन जब तक ये बड़ा रूप लेता उससे पहले झारखंड में एक नया संकट के रूप में आए, वो थे अंग्रेज यानी ईस्ट इंडिया कंपनी। तो जब तक मराठा अपना प्रसार फैलाते या तो झारखंड में क्षेत्र में अपना अधिकार फैलाते, उसके पहले एक नए कह सकते कि नए खतरे के रूप में ये उभरे ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेज। नाम जितना सुनने में जितना अच्छा लगता है ये उतना ही खतरनाक थे, ईस्ट इंडिया कंपनी। अगर बात किया जाए इनके समय काल का, तो झारखंड में जो इनका समय काल माना जाता है वो माना जाता है 1767 से लेकर 1837 तक। बता दें कि झारखंड में इनका लगभग 70 वर्षों का शासनकाल रहा। झारखंड अगर देखा जाए तो ईस्ट इंडिया कंपनी का अगर बोले कि झारखंड में कब से कब तक रहे, तो हालांकि आ तो गए थे 1767 में, लेकिन वास्तविक संपर्क बनाने में इनको लगभग 70 वर्षों का समय लगा। यानी पूरे झारखंड में अपना अधिकार बनाने के लिए इनको लगभग 70 वर्षों का संघर्ष करना पड़ा, और ये 1837 ईस्वी में वास्तविक संपर्क हुआ। तो बहुत बार सवाल यहां से पूछा जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी या तो अंग्रेज भारत में वास्तविक यानी पूरे रूप में अगर पूरे तरीके से अगर बोला जाए कि संपर्क कब स्थापित हुआ, तो लगभग 7 दशकों का समय लग गया। यानी लगभग 70 से 72 वर्षों का समय काल माना जाता है। उसके बाद अब यहां से क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी या तो अंग्रेज इतने ज्यादा शोषण करने लगे, चाहे वो यहाँ के जनजाति की बात किया जाए या गैर जनजाति की बात किया जाए, इतने ज्यादा ये शोषण करने लगे कि यहीं से कई सारे जनजातीय विद्रोह हुआ या तो जनजातीय आंदोलन देखने को मिलता है। बात करें चाहे वो संथाल परगना का संथाल विद्रोह या हूल विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, जो कि 1855-56 में हुआ था। अगर संथाल विद्रोह का बात किया जाए, फिर 1857 का विद्रोह भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है। फिर उसके बाद अब यहां से क्या है कि 1857 के विद्रोह के कई कारण थे। बहुत आदमी को लगता है कि शायद 1857 का विद्रोह एक चर्बी वाले कारतूस का कारण ही था, लेकिन नहीं। यहाँ पे क्या है कि 1857 का और भी कई सारे कारण थे। उनमें से एक कारण आदिवासियों का शोषण भी था, और भी अंग्रेजों का जो शोषण नीति था वो सारे नीतियों का भी इसमें प्रभाव देखने को मिलता है। तो 1857 का विद्रोह हो गया। फिर बात करें मुंडा उलगुलान या तो फिर मुंडा आंदोलन, जो कि 1899 का ये माना जाता है 1895 से 99 के समय काल में। और भी कई सारे ऐसे जनजातीय आंदोलन थे जो कि कहीं ना कहीं आदिवासी हो या गैर आदिवासी हो, उनसे तंग आकर उन्होंने आक्रमण किया, और कह सकते हैं कि उनका ये अंतिम निर्णय इसको करने के लिए वो मजबूर हो गए, तभी ये कदम उन्होंने उठाया। फिर बात करते हैं 1857 के विद्रोह का। 1857 का अगर विद्रोह का बात किया जाए तो भारत में तो 10 मई 1857, जो कि हम जानते हैं मेरठ उत्तर प्रदेश, वहां से पूरे भारत में लगभग शुरुआत तो वहीं से हुई थी, लेकिन पूरे भारत में लगभग आग की तरह से फैल चुका था। लेकिन झारखंड में इसका जो प्रभाव देखने को मिलता है वो मिलता है 12 जून 1857 को। 12 जून 1857 को रोहिणी एक गांव है देवघर में, वहीं से इसकी शुरुआत होती है। और रोहिणी बता दें कि उस समय जो था वो 32वीं रेजिमेंट का मुख्यालय था। तो अगर पूछा जाए कि 1857 के विद्रोह के समय में झारखंड का रोहिणी जो था वो किस रेजिमेंट का मुख्यालय था, तो 32वीं रेजिमेंट का मुख्यालय था। और उसके जो वहां के उस समय के जो मेन थे, उसको जो मेजर संभाल रहे थे वो संभाल रहे थे मेजर मैकडोनाल्ड। तो उस समय को जो उस रेजिमेंट को जो संभालने वाले मुख्य रूप से थे वो थे मेजर मैकडोनाल्ड। तो अगर बोला जाए कि झारखंड में 1857 के समय में जो वहां का ये था वो मेजर मैकडोनाल्ड था। अब यहाँ पे कई सारे उस समय झारखंड के नेता भी माने जाते हैं और प्रतिभा वाले, जो कि कई सारे नाम देखे जाते हैं, जैसे सूबेदार जयमंगल पांडे, बात करें सूबेदार नादिर अली, जमादार माधव सिंह, टिकैत उमराव सिंह, शेख भिखारी, अर्जुन सिंह, ये सारे व्यक्ति ने मिलकर इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो कह सकते हैं कि 1857 की क्रांति में कहीं न कहीं भारत के साथ साथ झारखंड में भी इसका काफी प्रभाव देखने को मिलता है। अब ये सारे घटनाओं के बाद उसके बाद आता है 1885 का काल, जो कि कह सकते हैं कि कांग्रेस की स्थापना वर्ष। कांग्रेस की जब स्थापना होती है तो कहीं ना कहीं झारखंड के लोग भी ये कांग्रेस के
कह सकते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलनों से जुड़ने के लिए शुरुआत किया और कई सारे व्यक्ति ने इस आंदोलन से जुड़ा और राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ना यहीं से प्रारंभ होता है। इसमें कई सारे व्यक्ति ने भागीदारी भी ली कांग्रेस की स्थापना में और उसके बाद यहाँ से राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत होती है। लेकिन अगर झारखंड के संदर्भ में देखें तो कोई भी ऐसा आंदोलन नहीं था जिनमें झारखंड की भागीदारी ना हो। उसमें से सबसे पहला माना जाता है जैसे असहयोग, चाहे असहयोग आंदोलन हो 20 से 22 तक का काल माना जाता है। फिर है आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन जो कि 1930 में शुरू हुआ। फिर है उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन जो कि हम कह सकते हैं कि 1942 का ये शुरुआत होता है। जितने भी आंदोलन देखने को मिलता है राष्ट्रीय आंदोलन में कहीं ना कहीं झारखंड के व्यक्तियों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहता है वो सारे आक्रमण में। फिर अगर बात की जाए राष्ट्रीय आंदोलनों के बाद तो फिर यहां से यहीं पे एक 1940 में झारखंड के रामगढ़ में एक अधिवेशन होता है, कांग्रेस का अधिवेशन, जहां पे आए थे। तो गांधी जी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि मेरे अनुयायी तो बहुत है लेकिन टाना भगत जो है वो हमारे सर्वाधिक, यानी कह सकते हैं कि सर्वाधिक प्रिय अनुयायी है। तो इन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि टाना भगत जो है वो उनके सर्वाधिक यानी प्रिय अनुयायी थे। और इसका प्रमाण अगर देखा जाए तो हम देख सकते हैं कि जब अधिवेशन हो रहा था तो उस समय टाना भगतों ने लगभग 400 रुपए इकट्ठा करके, आप समझ सकते हैं कि भले अभी के समय में 400 रुपया बहुत कम अमाउंट लगता हो, क्योंकि अभी के समय में 400 रुपया बहुत एक छोटा अमाउंट है, लेकिन उस समय के लिए ये अमाउंट बहुत बड़ा माना जाता था। क्योंकि उस समय का ये कह सकते हैं कि उस समय का ये अमाउंट कई सारे मुश्किलों का सामना करते हुए उन लोगों ने, टाना भगतों ने जुटाए थे और जाके गांधी जी को पेश किया था। और इस तरह से कई सारे राष्ट्रीय आंदोलनों से जुड़ने के बाद समय आखिर में आ जाता है 1947 का काल आता है 1947 और यहां से भारत आजाद होता है और झारखंड जो है वो बिहार का दक्षिणी बिहार के रूप में माना जाता है। तो उस समय झारखंड का, भारत तो आजाद हुआ लेकिन झारखंड जो था वो दक्षिणी बिहार के नाम से उस समय जाना जाता था। अब यहां से जब भारत आजाद हो गया, झारखंड का यहां से उठता है कि अब अलग झारखंड का राज्य का आंदोलन। तो ये आंदोलन वास्तविक रूप से तो 20वीं सदी के लगभग शुरुआती दशक में ही शुरुआत हो गया था, चाहे वो 1912 का स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ हुआ हो या तो फिर झारखंड उन्नति समाज का बात किया जाए तो उन्नति समाज बोले या तो आदिवासी महासभा या झारखंड पार्टी, वो सारे जैसे जैसे अलग अलग पार्टियों ने अपना अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और वहीं से शुरुआत हो जाती है। और झारखंड का भी जो कह सकते हैं कि बीजारोपण जो हुआ आंदोलन का, झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन का, वो वास्तविक रूप से माना जाता है 1928-29 से मुख्य रूप से माना जाता है। हालांकि उससे पहले से भी उसकी शुरुआत तो देखने को मिल जाता है। अब यहाँ से झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन की बात किया जाए तो यहाँ से उन्नति समाज हो, आदिवासी महासभा हो, झारखंड पार्टी हो, ये सभी उस समय के काल में अपनी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं और कहीं ना कहीं ये लगातार अपने संघर्ष को जारी रखते हैं कि हम कैसे अपने राज्य निर्माण का आंदोलन को हम एक नए आंदोलन के रूप में लाएं और अपने राज्य के गठन के बारे में चर्चा करें। अब यहां से अब देखा गया कि बहुत बार क्या होता है कि जब कोई भी आंदोलन का बहुत लंबा समय हो जाता है तो वहां पे क्या होता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा मोटिवेशन गिर जाता है। ये सिर्फ उन व्यक्तियों के लिए ही लागू नहीं होता, ये हर व्यक्तियों के लिए लागू होता है। बहुत बार छात्र जीवन में भी लगता है कि बहुत दिनों तक अगर कुछ नहीं होता है तो उनका मोटिवेशन जो होता है वो डाउन हो जाता है, तो कि कुछ नहीं हो रहा है या तो क्या करें, अब छोड़ देना चाहिए। तो उसी तरह से यहाँ पे भी कुछ वैसा ही कंडीशन था। वही एक काल माना जाता है 1963 का 1973 तक। ये लगभग 10 वर्षों का समय पीरियड है और ये बता दें कि ये झारखंड के ठहराव या तो बिखराव का दौर माना जाता है। अब ऐसा क्यों माना जाता है? आखिर में बोला जाता है कि ये दौर जो था वो झारखंड के या तो बिखराव या तो ठहराव का दौर था। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक तो पहला क्या था कि काफी लंबे टाइम से संघर्ष जारी था, वहां से अब कुछ नहीं हो रहा था, वहां से ये होता है। दूसरा क्या था कि आपसी तालमेल। यहाँ पे क्या होता है कि बहुत एक दूसरे व्यक्ति के रूप में आपसी तालमेल सही ढंग से नहीं बैठ पाता है और यहाँ से एक दूसरे से मतलब बिखराव होना शुरू होता है। उसके बाद यहाँ से एक और कारण माना जाता है कई नई नई पार्टियों का गठन, यानी कुछ एक दूसरे में अगर कुछ भी थोड़ा बहुत भी अगर कुछ हुआ तो वो क्या हुआ, उस पार्टी से छोड़कर अपने एक नई पार्टी का गठन कर लेना। तो होता क्या है कि पार्टी का गठन कर लेना
ये महत्वपूर्ण बात नहीं है, लेकिन उसका आप किस तरह से उत्तरदायित्व संभाल रहे हैं या तो उसको किस तरह से आप चला रहे हैं, ये ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो यहां से इस समय अगर बोला जाए कि झारखंड के किस दशक को झारखंड के ठहराव या बिखराव का दौर माना जाता है, बिखराव का दशक माना जाता है, तो वो आपका 1963 से लेकर 73 तक माना जाता है। फिर आता है 20वीं सदी के अंतिम चतुर्थांश, यानी 20वीं सदी के अगर अंतिम देखा जाए तो वो समय आता है आपका, चाहे हम जानते हैं कि जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा या तो और कई सारी पार्टियां थे, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा का अगर विशेष रूप से अगर बात किया जाए तो यहाँ पे काफी सारा महत्वपूर्ण योगदान रहता है, जिसमें अगर बात करें तो विनोद बिहारी महतो, शिबू सोरेन, ए.के. राय, ये सभी व्यक्ति थे जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी और काफी जमकर आंदोलन किए, जिसके परिणाम स्वरूप उनको जो सबसे पहले महत्वपूर्ण उनको कह सकते हैं कि एक सफलता हासिल हुआ वो 1995 में हुआ। 1995 में गठन होता है जैक, यानी अब जैक का इसमें बहुत बार पूछा जाता है जैक का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप याद रखेंगे, इसमें गलती बहुत बार छात्र कर लेते हैं। तो इसका जो फुल फॉर्म होगा वो होगा झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल। तो अगर इसमें से पूछा जाए कि झारखंड जैक का फुल फॉर्म क्या होगा तो झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल होगा। इस तरह से, और इसके जो प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे वो शिबू सोरेन को बनाया गया था, और इनके उपाध्यक्ष जो बनाया गया था वो सूरज मंडल को बनाया गया था। तो बहुत बार पूछा जाता है कि अगर पूछा जाए कि जैक या तो फिर झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल, इसके पहले अध्यक्ष किसे बनाया गया था तो शिबू सोरेन को बनाया गया था, पहले उपाध्यक्ष किसे बनाया गया था तो सूरज मंडल को। अब यहां से जब इनका समय होता है और लगातार देखा जाता है कि लगातार दबाव, हालांकि यहाँ पे कई ऐसे पार्टी थे जो कि अपने फायदे के लिए भी थोड़ा सा कह सकते हैं कि यहाँ पे कई पार्टियां अपने फायदे के लिए भी इसका कुछ लंबे समय तक टाल मटोल करते रहे, नहीं तो चाहते तो थोड़ा सा हमें और पहले सफलता मिल सकता था। फिर यहां से आप 3 से 4 समय आप याद रखिए। पहला है आपका 2 अगस्त 2000 को 2 अगस्त 2000 ईस्वी में लोकसभा द्वारा ये पारित कर दिया जाता है कि ठीक है, अब जो है वो झारखंड को भारत के 28वें राज्य के रूप में मतलब गठन का प्रस्ताव जाता है जब लोकसभा में, तो 2 अगस्त 2000 को लोकसभा से पारित होता है। और बता दें कि उस समय हमारे भारत के प्रधानमंत्री जो थे वो थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, तो उनके समय में लोकसभा में पारित होता है 2 अगस्त 2000 ईस्वी में। फिर आता है 11 अगस्त 2000, तो 11 अगस्त 2000 में राज्यसभा में पारित होता है, और उस समय राज्यसभा मतलब कह सकते हैं कि हमारे जो उपराष्ट्रपति थे वो थे कृष्णकांत, और हम जानते हैं कि जो उपराष्ट्रपति होते हैं वही राज्यसभा के सभापति भी होते हैं। तो यहाँ से आप दोनों सवाल याद रख सकते हैं कि जब लोकसभा के बारे में पूछा जाए कि लोकसभा में झारखंड के प्रस्ताव पारित कब किया गया था तो 2 अगस्त 2000 को पारित किया गया था और लोकसभा में पारित किया गया था। उस समय अगर पूछे जाए कि झारखंड में जब लोकसभा पारित किया गया था या तो झारखंड जब अलग राज्य के रूप में गठन हुआ तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो भारत के प्रधानमंत्री जो थे वो थे अटल बिहारी वाजपेयी। अगर पूछा जाए कि राज्यसभा से पारित कब हुआ था तो वो हुआ था 11 अगस्त 2000 को। इस समय राज्यसभा के सभापति या तो फिर कह सकते हैं भारत के उपराष्ट्रपति कौन थे, तो वो थे कृष्णकांत। उसके बाद आता है 25 अगस्त 2000। 25 अगस्त 2000, और हम जानते हैं कि कोई भी प्रस्ताव तब तक वो पारित नहीं माना जाता जब तक उसमें राष्ट्रपति का हस्ताक्षर या तो फिर राष्ट्रपति का समर्थन नहीं होता है। तो 25 अगस्त 2000 को राष्ट्रपति जो उस समय T.R. नारायणन भारत के राष्ट्रपति थे, उन्होंने इस चीज को स्वीकृति दी और 15 नवंबर 2000 को झारखंड एक नए राज्य के रूप में, भारत के 28वें राज्य के रूप में झारखंड का गठन होता है। और झारखंड का गठन होता है, वहां से झारखंड की राजधानी जो है वो रांची को ये किया जाता है। और झारखंड के पहले मुख्यमंत्री के रूप में जो बनते हैं वो बनते हैं बाबूलाल मरांडी। और बाबूलाल मरांडी के बाद जो यहाँ से एक और पूछा जाता है कि झारखंड के पहले राज्यपाल कौन थे, तो ये भी आप याद रख सकते हैं, जो कि प्रभात कुमार को पहला राज्यपाल बनाया गया। और इस तरह से और बता दें कि एक महत्वपूर्ण चीज है कि जब झारखंड राज्य का गठन हुआ था तो उस समय जो कुल जिला की संख्या था, कुल जिलों की संख्या जो था वो कितना था, तो उस समय 18 था, बाद में 6 बढ़ा था। वो सभी के बारे में हम जब चर्चा करेंगे तो उसमें हम विस्तृत से बात करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि इस छोटे से समय में हम पूरे झारखंड के इतिहास के बारे में आप सभी के बीच रखने का प्रयास किया, और आशा करते हैं कि आप सभी को पसंद आया होगा। और अगर पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक साथ ही साथ कर दें, और
चाहे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि यहाँ से हमको आने वाले समय में बेनिफिट्स हो सकता है तो निश्चित ही आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आप सभी को एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।